नमस्ते साथियों, मैं हिम्मत सेठ फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ बातचीत करने के लिए। आज बात करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में जो माफ़ी मांगी उसके बारे में। और चंपई सोरेन भाजपा के हुए और बात करेंगे मित्रों ऑपरेशन लोटस की। तो सबसे पहले ये अपील अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, अपने दूसरे ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं और कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव जो है हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने कल महाराष्ट्र में बहुत ही निराले अंदाज में माफ़ी मांगी। महाराष्ट्र के लोगों से माफ़ी इसलिए मांगनी पड़ी कि महाराष्ट्र के में महीने 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं, नवंबर में या अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में, जब भी 2-3 महीने में, दिसंबर के पहले पहले तो हो ही जाएंगे। और महाराष्ट्र की जो जनता है वो बहुत कुपित है इस समय, बहुत आक्रोश प्रकट कर रही है, बहुत गुस्से में है। और उसका कारण ये है कि अभी 10 महीने पहले जो एक छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का नरेंद्र मोदी जी ने अनावरण किया था, वो मूर्ति जो है अपने आप एक रोज रात में गिर गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की कितनी मान्यता है, और वो उनको सारे महाराष्ट्र की जनता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब या और किसी जाति के हों, दलित हों या सवर्ण, सब लोग उनको जो है वो एक आइकॉन की तरह से देखते हैं। और इतने आइकॉन की इस तरह से मूर्ति गिर जाना, और वो भी इसलिए कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं आपको ये बताऊं कि 35 फीट ऊंची ये मूर्ति थी जो वहाँ सिंधुदुर्ग में लगी थी। और इसका बजट जो पास हुआ था वो था 3,600 करोड़ रुपए। 3,600 करोड़ रुपए की मूर्ति 10 महीने में धराशायी हो गई और टूट गई। तो इस पे तो मतलब पूरा देश ही कुपित हुआ कि ये 3,600 करोड़ किसको कहते हैं। तो इतनी बड़ी लागत से बनी हुई मूर्ति इस तरह से खिलौनों की तरह टूट जाए तो नेचुरली सबको जो है
गुस्सा तो आएगा ही। और यही नहीं, महाराष्ट्र की जनता के आक्रोशित होने का ये एकमात्र कारण नहीं है। वो भाजपा से और नरेंद्र मोदी शाह से इसलिए भी नाराज़ हैं कि महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले थे, जिसमें करोड़ों बल्कि अरबों रुपए इन्वेस्ट होते और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता, और दूसरे तरह के कई धंधे वहाँ पर खुल जाते, इंसलरी इंडस्ट्रीज़ खुलती, उनको भी रोज़गार मिलता। तो वो सारे जो उद्योग धंधे खुलने वाले थे, उन बड़े बड़े उद्योग धंधों को नरेंद्र मोदी और शाह जो है महाराष्ट्र से बंद करवा करके उनको गुजरात में ले गए। तो इससे भी बहुत नाराज़ हैं लोग वहाँ के, कि वहाँ बेरोज़गारी फैल रही है महाराष्ट्र में, और ये जो है जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको भी जो है वहाँ ले जा रहे हैं। तो इस दो कारणों की वजह से वो बहुत गुस्से में है। अच्छा, मूर्ति जो 3600 करोड़ रुपए की बनी, वो एक अनुभवहीन 24 साल के बच्चे से बनवाई, और उसको जो पेमेंट किया वो भी बहुत कम, 50-60 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं था वो पेमेंट। जब 3600 करोड़ की मूर्ति का जो पेमेंट हुआ वो 1 करोड़ से भी नीचे है, तो इतना बड़ा घपला 2 करोड़ 60 लाख रुपए कहाँ गए? इस वजह से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं लोग। तो खैर, ये तो सब जानते ही हैं कि भाजपा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नरेंद्र मोदी जी को तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि शिवाजी महाराज तो इतिहास की चीज़ हैं, आइकॉन ज़रूर हैं, और उन्होंने कहा भी अपने माफ़ीनामे में, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 2013 में जब मेरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना, तो मैं सबसे पहले जो है रायगढ़ तहसील में उस किले पर गया और शिवाजी महाराज की मैंने आराधना की, वहाँ पर पूजा अर्चना की, और वहाँ से जो है मैं उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। लेकिन शिवाजी महाराज इतिहास की चीज़ है। उन्होंने तो वर्तमान में उनके गुरु, जिनको वो वर्तमान में गुरु मानते हैं, गॉडफादर मानते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, उनके साथ भी छल करने से वो नहीं चुके। तो शिवाजी महाराज तो इतिहास की चीज़ है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो उनका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने उनके हेगडेवार और गोलवलकर, जो उनके असली गुरु हैं, जिनके पदचिन्हों पर वो चल करके देश को आगे प्रधानमंत्री बने हैं और आज देश को की बागडोर संभाल रखी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके कई आराध्य देव हैं, तो शिवाजी महाराज भी एक हैं उसमें से, और सबके साथ छल करना उनका शौक़ है। तो इसलिए उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, शिवाजी महाराज और आडवाणी और ये तो सब ठीक है, पर भ्रष्टाचार तो इनकी नस नस में है। भले ही इन्होंने स्लोगन दिया होगा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन 3600 करोड़ की मूर्ति में अगर 50-60 हज़ार लाख ही व्यय किए और बाकी रुपया भ्रष्टाचार में चला गया, और ये पहला का चीज़ नहीं है। इसके पहले मतलब
ये तो शिवाजी महाराज की मूर्ति थी। भगवान राम के मंदिर बना, वहाँ पे भी पहली बारिश में छत टपक रही है। अयोध्या में दीवार टूट गई। इसी तरह से संसद भवन जो पूरे लोकतंत्र का आराध्य है, संविधान का आराध्य है, उसमें नाला बह रहा है, पानी टपक रहा है। तो इनके लिए भ्रष्टाचार कोई ख़ास बात नहीं है, उन्होंने सब जगह किया है। जबलपुर का हवाई अड्डा जो इन्होंने बनवाया वो टूट गया। दिल्ली का हवाई अड्डा जिसका इन्होंने रिपेयर करवाई वो टूट गया। राजकोट में हवाई अड्डा था वो टूट गया। तो इनके लिए कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जो माफ़ी मांगी, वो इतनी अकड़ के साथ मांगी और इतने आवाज़ जो है उसकी इतनी वो थी, और बॉडी लैंग्वेज। पहले तो उन्होंने कहा, मैं जैसा मैंने बताया आपको कि मैं वहाँ आया था और मैंने ये किया और वो किया, और लेकिन उनकी माफ़ी मांगते वक्त आदमी बहुत विनम्र हो जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी और विनम्र हो जाए तो नरेंद्र मोदी क्या, तो उनकी बात भाषा में, उनके हाव भाव में कहीं पे भी माफ़ी मांगने जैसी विनम्रता नहीं थी। ये ख़ास तौर से नोट करने वाली बात थी। अब दूसरा जो इशू है वो है चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन जो है कल भाजपा के हो गए। 30 तारीख थी, कल उन्होंने घोषणा की थी 30 तारीख को मैं भाजपा में शामिल हो जाऊंगा, शामिल होगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और उन्होंने ये सोचा होगा कि मेरे त्यागपत्र देते ही जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़ी भगदड़ मच जाएगी, काफ़ी लोग छोड़ करके आ जाएंगे, मेरे साथ आ जाएंगे, और मैं मतलब जो है भाजपा में सर्वे सर्वा हो जाऊंगा। और भाजपा ने भी यही सोचा कि चंपई सोरेन को लाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा की संकट में आ जाएगा और वहाँ इनकी सरकार को हम गिरा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चंपई सोरेन और उनके लड़के दोनों ही जो है अकेले गए वहाँ पे भाजपा में। 3-4 एमएलए और जाने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, शिबू सोरेन हमारे गुरु हैं, उनको हम, गुरु जी को हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो उनका हमारे लाख उनसे हेमंत सोरेन से मतभेद हों, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने नहीं छोड़ा। और हेमंत सोरेन को भाजपा में जाते ही ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाजपा के अंदर, मतलब झारखंड के अंदर, देश के अंदर बांग्लादेश से जो है घुसपैठिए आ रहे हैं और वो झारखंड में आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और धर्मांतरण करवा रहे हैं यहाँ पर। तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ उनको पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और अब वो ये महसूस करते हैं कि उनके भाजपा में जाने से ये घुसपैठ भी रुकेगी और धर्मांतरण भी रुकेगा। तो ये, और उनको लग रहा होगा कि अब मैं मतलब जिस क्षेत्र से आया हूँ उसमें तो मैं टाइगर कहलाता था, तो मैं ही अब भाजपा का नेता हूँ
जो काम मतलब मरांडी और बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा नहीं कर पाए, फेल हो गए, उसको अब चंपई सोरेन करेंगे और वो अगले भाजपा के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। होंगे कि नहीं होंगे वो अलग बात है, और जो भाजपा का रिकॉर्ड है उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो चंपई सोरेन का मामला था, उधर हेमंत सोरेन ने क्या किया कि जैसे ही इन्होंने इस्तीफ़ा दिया वैसे ही उसी रोज़ 30 तारीख को ही रामदास सोरेन को, जो उसी क्षेत्र से आते हैं, पास वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से ही, चंपई सोरेन के पास वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से ही वो भी आते हैं रामदास जी, उनको मंत्री बना दिया। अच्छा, रामदास जी भी चंपई सोरेन की तरह शिबू सोरेन के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शुरू से मेंबर हैं उनके, और उन्होंने मतलब वहाँ पर शिबू सोरेन के साथ काम किया है, 2 बार के एमएलए हैं, और उस क्षेत्र में अब रामदास जो है चंपई सोरेन की जगह लेने वाले हैं। तो ये तो उन्होंने मतलब उनको टिकट नहीं मिला था बीच में, तब भी वो हटे नहीं वहाँ से, मतलब शिबू सोरेन की पार्टी से उनका विश्वास पूरा बनाए रखा। तो ये है एक बात और करनी है, ऑपरेशन लोटस। आप तो जानते ही हैं कि ऑपरेशन लोटस एक बहुत ही पवित्र काम है, जिससे विपक्ष की सरकारें गिराई जा सकती है, और ऐसा मंत्र है वो कि उसके चालू होते ही जो है विपक्ष के लोग, एमएलए एमपी जो भी हैं, वो कैप्टनाइज हो जाते हैं और भाजपा की तरफ दौड़े आते हैं। ऐसा कर्नाटक में हुआ, पहले मध्य प्रदेश में हुआ, मणिपुर में और गोवा में भी हुआ ही था, और 2013 के पहले, मतलब 2014 के चुनाव के पहले भी हरियाणा और कई जगह से एमपी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए। तो वो ये हिप्नोटाइज जो कर देती है, ये इनका जो लोटस, उसका कमाल है। उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिराई और अपनी सरकार बनाई वहाँ पर शिंदे और पवार के साथ। और दूसरी बात, जिन पे इन्होंने करप्शन के चार्जेस लगाए, 70,000 करोड़ रुपए का घपला किया है, भोपाल की मीटिंग में नरेंद्र मोदी खुद ने ये आरोप लगाया था, वो सब पवित्र हो गए ऑपरेशन लोटस के मंत्र से, और वो उप मुख्यमंत्री बन गया। तो ये जो काम है, अब अभी तक तो राज्यों की सरकारों का तोड़ना बिठाना था। अब चूंकि पार्लियामेंट में 240 सदस्य ही हैं, लोकसभा के अंदर जीत के 240 ही आए हैं, और शाह और मोदी चाहते हैं कि हम 272 हो जाएं, तो पार्टियों को तोड़ने के सिवा कोई काम नहीं रहा। अब दूसरी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, वो इंडिया गठबंधन में इतनी मजबूत हो गई है, या आपस में इनका गठजोड़ इतना मजबूत हो गया है कि उनमें से एमपी टूट नहीं रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि अपने साथियों को पकड़ा, जो एनडीए गठबंधन के साथी हैं, जिनका इनको लगा, मतलब जिन्होंने इनको बिना शर्त या शर्त के साथ भी हो तो समर्थन दिया है, जैसे नायडू है, जैसे नीतीश कुमार है, जैसे क्या नाम इनका, चिराग पासवान है, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे शिंदे तो खैर इनका
तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां मतलब जिनके पास 16, 10, 12, 5, 7 मेंबर्स हैं, वो उनको जो है समर्थन दे रहे हैं। उसके बावजूद, समर्थन के बावजूद उन पार्टियों को कमज़ोर करना और उन सांसदों को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। तो सबसे पहला अटैक तो उन्होंने चिराग पासवान पे किया, जहाँ कहा जा रहा है कि उसके 3 जो सांसद हैं वो टूट सकते हैं, और उन्होंने उसके लिए उनके चाचा को ही मोहरा बनाया। चाचा को नेगलेक्ट कर दिया था, चुनाव के पहले हटा दिया था राज्यसभा उनकी से, वो मंत्री थे, उनको मंत्री पद भी हट गया उनका, लेकिन अभी वापस बुला के उनको झाड़ फूंक के माली बन्ना वगैरह लगा के वापस उनको आराध्य देव बना करके काम पे लगाया है, और ये कोशिश की है कि भाई वो अपने भतीजे की पार्टी को तोड़ दे। और 3 सांसद, 2 तो वो खैर बहनोई और खुद चिराग पासवान और उनके बहनोई 2 हैं वो, और 3 जो दूसरे लोग हैं उनको तोड़ने के उसमें लगे हुए हैं। अभी पता नहीं टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, लेकिन कोशिश जारी है। इधर जनता दल यू में भी लल्लन सिंह, जिनको जनता दल यू की तरफ से मंत्री बनाया, उन पे डोरे डालने शुरू किए शाह ने। 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है और उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि जनता दल के कुछ एमपी टूट जाएं। ऐसी कोशिश पहले आरपी सिंह के टाइम पे भी की थी, जब आरपी सिंह अध्यक्ष थे और एकमात्र सांसद थे, उनको तोड़ करके और अपने अंदर मिला लिया, और उनको तोड़ करके अपने पार्टी में मिला लिया, और मंत्री तो पहले बना ही दिया था। तो अध्यक्ष पद से फिर नीतीश कुमार ने उनको हटाया। तो ये जो खेल चल रहा है, और यही नहीं, मतलब ये तो उनके पार्टनर्स, जिन लोगों ने मतलब हर मुश्किल समय में एनडीए को, मतलब मोदी सरकार को सुरक्षा प्रदान की, उनके राज्यसभा में जो बिल आए उनको अगर वो मदद नहीं करते तो पास नहीं हो सकते थे बिल। उनकी मदद से जो बिल पास हुए, नवीन पटनायक और YSR रेड्डी की पार्टी और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल के सहयोग से जो बिल पास हुए 2019 से 2023 तक, 24 तक, उन पार्टियों को भी आपने नहीं बख्शा, उनको भी तोड़ने का क्रम जारी है। कल YSR रेड्डी के राज्यसभा के 2 सांसद टूट गए हैं, और कहा जा रहा है कि 5-6 सांसद और टूटने के कगार पर हैं। इसी तरह से बीजू जनता दल के जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको भी तोड़ने का प्रयास पूरा हो रहा है, बल्कि उन पार्टियों को तो इन्होंने ख़त्म ही स्वाहा ही कर दिया। तो ये जो ऑपरेशन लोटस है, ये ऐसा हिप्नोटाइज करता है और अपने यहाँ ले लेता है, फिर उनको छोड़ देता है, और इस तरह से जो है पूरी राजनीति में बहुत ही गंदा खेल खेल रहे हैं, बहुत ही करप्ट। और भले आप कहो कि हम तो बहुत, और इसमें ये सारी संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग कर रहे हैं, ED, CBI, इनकम टैक्स। पहले इनकी रेड करवाते हैं, फिर उनको परेशान करते हैं, जेल भेजते हैं, और फिर उनको अपने पाले में ले लेते हैं, जैसा सभी जगह अपन देख रहे हैं। तो ये मुख्य खबरें थी आज की। मैं इस वीडियो को समाप्त करूं उसके पहले आपसे ये निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
फॉरवर्ड करें, मैसेज करें और कमेंट करें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। हाँ, मैं एक बात और कह दूं कि इस ऑपरेशन लोटस में कहीं ऐसा ना हो कि 240 ही रह जाएं और सरकार गिर जाए, क्योंकि नीतीश नायडू और चिराग एक हो गए तो सरकार कहाँ बचेगी। और दूसरी बात यह है कि 3 राज्यों के चुनाव, अभी 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, 2 में अभी चल रहे हैं, कश्मीर में और हरियाणा में। कश्मीर में पीडीपी के साथ आपका सही जो समझौता था वो टूट गया है और पीडीपी की हालत ऐसी हो गई है कि वो वहाँ चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रही। हरियाणा में भी जो जननायक जनता दल जो पार्टी थी जिसके साथ इनका गठबंधन था, वो गठबंधन भी टूट गया है और अब इनको हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये चारों प्रांतों में हारेंगे। अब हारेंगे तो बाद में 240 की सरकार का क्या होगा, ये एक कयास लगाया जा सकता है। बस इसी नोट के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।